Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is biology class. I am your bio teacher, Sir Samiullah Jan. Today our topic is relationship of biology to other sciences. Textbook, page number 4. Students, as you know, in biology, we study all living organisms, including plants, animals, and microorganisms. In biology, we discuss different aspects of their life. For example, life processes including digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system. Similarly, in plants, absorption of water by roots, conduction of water by stem, which is also called ascent of sap, photosynthesis, respiration, diffusion, osmosis. ये तमाम लाइफ प्रोसेसेस जो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इन तमाम चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें चाहिए कि हमें साइंस के बाकी फील्ड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आगाही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स के बारे में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसी तरह ज्योग्राफी, इकनॉमिक्स वगैरह वगैरह. सो इसी टॉपिक में हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ रिलेशन क्या है. इन दिस टॉपिक, लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी. सो इन दिस केस, बायोलॉजी is related to other sciences. Recently, some of the emerging field of biology are as under. In these fields, the first one is biophysics. Now, what is biophysics? Biophysics, it deals with the study of principles and laws of physics which are applicable in living organism. जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि लाइफ प्रोसेसेस जब अकर होते हैं प्लांट्स में और एनिमल में, तो उनमें साइंस के जो बाकी फील्ड्स हैं उसके लॉज और प्रिंसिपल वो इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर बायोफिजिक्स में सपोज इधर मैंने एग्जांपल दिया है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू मेक अप, टू बिल्ड अप, यानी टू मेक विद द हेल्प ऑफ लाइट. अब इसी लाइफ प्रोसेसेस के दौरान फिजिक्स के प्रिंसिपल और लॉज यूज़ होते हैं. जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो फोटोसिंथेसिस में बुनियादी चीज़ लाइट है. लाइट, अब कौन सी लाइट इस्तेमाल होती है? ब्लू लाइट, रेड लाइट. इसका वेवलेंथ क्या है? ये लीप के कौन से सिस्टम, यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पर जब पढ़ते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है,
इसका यानी जो बाकी जो लॉज और प्रिंसिपल है फिज़िक्स के वो कैसे होते हैं। तो ये सब कुछ हमें बायोफिज़िक्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल किस तरह फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्ज़ाम्पल मूवमेंट है, तो मूवमेंट में जो लॉज ऑफ मोशन है फिज़िक्स के वो लॉज हम अप्लाई करते हैं। लीवर जो है, लीवर के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकंड टाइप ऑफ लीवर, थर्ड टाइप ऑफ लीवर। फॉर एग्ज़ाम्पल मोमेंट जो है ह्यूमन बॉडी में जो मोमेंट होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट होता है वो फिज़िक्स के कौन से रूल्स और कौन से प्रिंसिपल और लॉज के अंडर होता है वगैरह वगैरह। ऑल दीज थिंग आर डिस्कस इन दिस दैट इज बायोफिज़िक्स। सो बायोफिज़िक्स it deals with the study of principle and laws of physics which are applicable in living organism. For example, photosynthesis follows the laws of physics during the absorption of light. Next to biophysics is biochemistry. Biochemistry, it deals with the study of different chemical compounds and chemical processes in living organism. For example, the study of proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acid, vitamins and hormones, etc. All these things requires the knowledge of chemistry. Similarly, chemical processes like photosynthesis, respiration and other metabolic reaction also requires the knowledge of chemistry. अच्छा, अब जब हम लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस, तो उनमें ये बुनियादी चीज़ है, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं। ऑल दीज केमिकल कंपाउंड दे आर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन चीज़ों की केमिस्ट्री, अब प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में मोर देन 1/6 ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन। इन इंसानी बॉडी छठा हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है। अगर किसी का वज़न 60 kg है तो उसमें 10 kg प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन की केमिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है। अब इन चीज़ों का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन यानी प्रोटीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो फार्मूला है, उसमें ये सारे एलिमेंट किस तरतीब से अरेंज होते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से अक़साम हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इनका फार्मूला क्या है, इनका यूनिट क्या है, इनकी जो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसका आपस में रेशो क्या है वगैरह। इसी तरह लिपिड्स, ये भी एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन सी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह विटामिन्स एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी वगैरह, इन चीज़ों की केमिस्ट्री। इसी तरह हार्मोन, ये एक भी एक वसी फील्ड है। हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन है, इनमें इनका जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, वो सिस्टम उनमें कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये हार्मोन किस तरतीब से रिलीज होते हैं, बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेशन किस तरह होता है। ऑल दीज थिंग रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। सिमिलरली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि प्लांट्स और एनिमल में होते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस, इसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये किस रेशो से आपस में मिलते हैं, इनका जो इक्वेशन होता है केमिकल रिएक्शन वो किस तरह प्रोसीड होता है। इसी तरह रिस्पायरेशन जो कि इसी फोटोसिंथेसिस का उलट होता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स होते हैं
वो रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, और रिस्पायरेशन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स दे रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. सो वी नो दीज थिंग फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री. Next to biochemistry is biogeography. Biogeography, it deals with the study of the occurrence and distribution of different species of living organism and different geographical region of the world. बायोलॉजी में एज यू नो एक ब्रांच है जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं. इकोलॉजी द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट. अब ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन किस तरह होते हैं, एनवायरनमेंट कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से एनवायरनमेंट हैं, और मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स अपने ऑर्गेनिज्म पर किस तरह असरानंदाज होते हैं, इक्वेटर क्या है, पोल्स पर एनवायरनमेंट किस तरह होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है. ऑल दीज आर डिफरेंट जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं, जियोग्राफिकल रीजन जो होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को किस तरह ऑर्गेनिज्म पर किस तरह असरानंदाज होते हैं, ऑर्गेनिज्म का इनके साथ क्या रिलेशन होता है. सो ऑल दीज थिंग दे आर डिस्कस इन बायोजियोग्राफी. सो बायोजियोग्राफी डील्स with the occurrence and distribution of different species of living organism and different geographical region of the world. Next is biomathematics or biometry. It is also called biostatistics. It deals with the application of statistical and mathematical formulas in the study of biology. For example, to analyze the data gathered after experimental work, biologists apply the rules of mathematics. Biological work में बाज़ एक्सपेरिमेंटल वर्क ऐसा होता है जिसमें डेटा एनालिसिस होता है, उसमें मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक के रूल्स अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जांपल मेंडल जब लॉज ऑफ सेग्रीगेशन पर काम कर रहे थे तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जब उसने टाल पी प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस किए और उसने F1 जनरेशन उसने जब हासिल किया, यानी पहला जनरेशन जब उसके साथ आया तो उसमें तमाम प्लांट्स जो थे तो वो सारे टाल स्टेम वाले थे. जब उसने F1 जनरेशन के टाल स्टेम वाले प्लांट्स को आपस में सेल्फ पॉलिनाइज किया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन उसने किया, और F2 जनरेशन जब उसके पास आया तो F2 जनरेशन में टाल स्टेम वाले पी प्लांट और ड्वार्फ स्टेम वाले पी प्लांट दोनों एक रेशो में मौजूद थे, और वो रेशो ये थी कि आउट ऑफ 100 75 plants were tall and the rest 25 plants were dwarf. It means that 3/4 plants were tall and 1/4 plants were dwarf. तो इसी तरह मेंडल ने जब मुख्तलिफ ट्रैक्स पर काम किया, सीड्स मुख्तलिफ किस्म की सीड्स, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, इसी तरह डिफरेंट फ्लावर उसने इस्तेमाल किए, रेड कलर, वाइट कलर, या इसी तरह मुख्तलिफ ट्रैक्स उसने मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के, एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी उसने इस्तेमाल किए. तो इन तमाम जब उसके पास डेटा आता था, उस डेटा की एनालिसिस के दौरान वो मैथ्स और स्टैटिस्टिक के रूल्स अप्लाई करते थे. तो इसी तरह बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट डेटा एनालिसिस के लिए
मैथ्स या स्टैटिस्टिक का सहारा लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री और इन अदर वर्ड बायोस्टैटिस्टिक्स. Last topic is bioeconomics. Bioeconomics deals with the study of organism from economical point of view. In other words, it is a correlation between biology and economics. For example, in bioeconomics, scientists calculate and compare the cost and profit of biological projects. For example, production of a new variety of a crop. बायोइकोनॉमिक्स में बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का रिलेशन होता है. किसी भी प्रोजेक्ट में जब कोई बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट कोई न्यू वैरायटी इंट्रोड्यूस करता है तो पहले उसका कास्ट मालूम करता है कि इस पर खर्चा कितना आता है, इसका प्रोडक्शन देखता है, फिर इसकी प्रॉफिट को देखता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, कितना प्रोडक्शन आया, हमें कितना प्रॉफिट हुआ. ऑल दिस थिंग कम अंडर द टॉपिक bioeconomics. So bioeconomics actually it is a correlation between biology and economics. आज के ये टॉपिक्स आप लोगों के सामने डिस्कस हुए. ये तमाम टॉपिक्स आप लोग रीड आउट करें, गौर से पढ़ें, समझने की कोशिश करें और आखिर में होमवर्क के तौर पर ये 3 टॉपिक्स में आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ. बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और बायोजियोग्राफी. इन 3 टॉपिक्स पर अपने अल्फाज में एक मुख्तसर सा नोट लिखें. ये आप लोगों का होमवर्क हो गया. वस्सलाम.